हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हो आज तुमसे इसलिए पूछ रहे हैं कैसे हो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। पढ़ाई अच्छे से चल रही कि नहीं चल पा रही। देखो, आईटीआई के दीदी और भैया लोग, तुम लोग पढ़ते रहना, ये बाबू सोने के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या होता है, टाइम बर्बाद होता है तुम लोगों का। और ये जो तुम्हारा टाइम है ना, अब का लगभग कितने 25-26 दिन का टाइम बचा हुआ, ठीक ना। ये टाइम कैसा, ये गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। इसलिए आप पढ़ते रहना अच्छे तरीके से। इसीलिए देखो, हम भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तुम मेहनत करो अपने लिए, ठीक है, तभी जाकर तुम लोगों को सफलता मिलेगी। वो भी तब जाकर अच्छे नंबर से तुम लोग बढ़िया से पास हो जाओगे, ठीक ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेकर आए हैं आज इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। आईटीआई ये फर्स्ट ईयर वाले हैं बच्चे, आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लास। ये जो रिवीजन क्लास होगी ना भैया, इसमें पूरे फर्स्ट ईयर से ठीक 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो भी जो महत्वपूर्ण हैं। देख लो, इसमें तो अगर देखा जाए थ्योरी से भाई ना, तो थ्योरी से एग्जाम में तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 आते हैं, ठीक ना। प्लस जो 12 नंबर होते हैं ना, वो आते हैं वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से, ठीक। तो यहाँ 38 क्वेश्चन देना चाहिए था मैंने, लेकिन मैंने 25 ही क्वेश्चन दिए। अब देखो, तुमसे सजेशन पूछेंगे, अगर तुम लोग 25 क्वेश्चन करने में समर्थ हो जाओगे, यानी कि 25 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब अगर तुम लोग कहोगे तो हम 38 क्वेश्चन हर एक टॉपिक हर एक क्लास में करवाएंगे। अभी 25 इसलिए लेकर आए क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 25 थे, कराया था नहीं कि एम्प्लॉयबिलिटी वाला कल ही कराया था ना, जिसमें 25 क्वेश्चन से, और वो 50 मिनट का तुम्हारा टाइम हो गया था, ठीक। तो इसमें आज 25 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक। अगर टाइम 50 मिनट का हो जाएगा, या फिर तुम लोग सहमत होगे कि सर कहोगे कि 38 क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि थ्योरी में 38 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो हम कल से 38 क्वेश्चन लेकर आएंगे हर एक थ्योरी में। देखो, आज हम कल लाए थे किसकी क्लास, कल लाए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ठीक ना। आज लाए हैं इलेक्ट्रीशियन की, किसी दिन ईडी की लाएंगे, किसी दिन फिटर की इसी तरह ले आएंगे, और किसी दिन इसी तरह ले आएंगे डीएमसी की, ठीक ना, ड्राफ्टमैन सिविल की, ठीक। तो तुम लोग बच्चों, जिसकी जो ट्रेड है, अपना अच्छे से पढ़ते रहने। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रिवीजन क्लास है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो मैंने स्लाइड लगा दी है तुम्हारे समझने के लिए, ताकि तुम अच्छी तरह से समझ सको, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि एक दुर्घटना है, यानी यहाँ फिल करना है, क्या करना है, फिल करना है। दुर्घटना क्या है, कैसे है, क्या है। तो देखो, यहाँ देखो फिगर भी बना दी है मैंने, लगा दिया है, पिक भी लगा दी है, ठीक, ताकि तुम्हारी आसानी में समझ में आ जाए। देखो, ये व्यक्ति कार लेकर जा रहा था, ये व्यक्ति साइकिल से जा रहा, दोनों के बीच क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो दुर्घटना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है गैर योजनाबद्ध घटना, यानी योजना बनाकर को थोड़ा काम होता है। योजना बनाकर तो क्या किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, शादी की जाती है योजना बनाकर, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें योजना बनाकर की जाती। क्या कोई योजना नहीं बनाता कि आज हम यहाँ जा रहे हैं और कोई आकर गाड़ी में जाकर हम डायरेक्ट ठोंक देंगे या फिर वो चोट लग जाएगी, ठीक। कोई योजना बनाकर नहीं ये दुर्घटना होती। दुर्घटना कैसे होती है, गैर योजनाबद्ध होती है, ठीक ना। ये देखो में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ गैर योजनाबद्ध, ठीक ना। हाँ, ये गैर योजनाबद्ध होती है, ठीक ना। योजना बनाकर क्या होती है, केवल कोई काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, शादी करते हैं, ठीक ना। ये सब योजना बनाकर काम होती है, ठीक। और दुर्घटना होती है, ठीक ना, ये कैसा होती है, आकस्मिक होता है, यानी तुरंत अचानक होती है, यानी ये गैर योजनाबद्ध है। पहला ऑप्शन तो हो गया सही। दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाँ भाई, ये कभी कभी किसके कारण हो जाती है, कि कभी कभी सावधानी ना रखने कारण, यानी असावधानी में भी हो जाती है, और कभी कभी कैसे हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाती। तो सेकंड भी ऑप्शन सही हो गया कि नहीं सही हो गया। थर्ड ऑप्शन कहता है अवांछनीय घटना है। हाँ, ये कैसी है, अवांछनीय है। अवांछनीय का मतलब हमारे इच्छा के बगैर है, यानी हमारे इच्छा के विरुद्ध होती। दुर्घटनाएं कभी इच्छा करके नहीं की जाती हैं, ठीक ना। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। तो
इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब समझ लो भैया कौन सा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त के सभी। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, समझ में आ गया कि नहीं? ये स्लाइड लगाकर समझा रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो भैया, स्लाइड लगाकर देख लो। एक्सीडेंट हो गया, ये भी आदमी कैसा है, ये देखो बच्चा, इसको भी चोट लग गई, इसकी साइकिल टूट गई, तो ईंटें पड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये कैसी होती है दुर्घटना? दुर्घटना एक गैर योजनाबद्ध होती है। ठीक, हम ऐसा समझाना चाहते हैं ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हारा छूटे ना। ठीक, और ये कैसे होती है? दुर्भाग्यपूर्ण होती है। दुर्भाग्यपूर्ण होती है। ये कैसी होती है? असावधानी में होती है। ठीक, असावधानी में होती है या जल्दबाजी में होती है। जब हम कहीं जा रहे हैं, बहुत जल्दी जाना होता है, तब जल्दबाजी में दुर्घटनाएं घट जाती। ये कैसी होती है? अवांछनीय होती है। अवांछनीय होती है यानी हमारी इच्छा के बगैर होती है। तो दुर्घटना देख लो कैसे होती है, यहाँ मैंने कई चीज़ें बता दी। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन समझ में आ गया अच्छी तरह से कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आज देखो बढ़िया से मैंने स्लाइड लगा कर काम किया, और जानते हो बेटा इसमें मुझे कम से कम इस स्लाइड को बनाने में 2 से 3 घंटे लग गए हैं, स्लाइड को बनाने में अच्छी तरह से। ठीक, देखो आज पेपर भी मैंने कैसे कर दिया, कलर करके लाया हूँ। देखो नहीं दिख रहा है ये कलर। ठीक, तो ये कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि कार्य करने का सुरक्षित तरीका है, यानी कार्य करने का सुरक्षित तरीका कौन सा है, यानी किस प्रकार हम काम करें ताकि हम सुरक्षित रहें। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि प्रभावित और सही तरीके से काम करना, यानी हम काम ऐसा करेंगे कि उसका तरीका भी सही होगा और काम करने से लोग हमारे सामने प्रभावित भी हो जाएं, यानी लोग हमसे प्रभावित भी हो जाएं। सेकंड ऑप्शन कहता है प्राचीन तरीके से काम करना चाहिए। प्राचीन का मतलब हो गया पुराने तरीके से, जैसे तुम्हारे पापा बाबा दादा करते आए थे, क्या वैसे तुम काम करोगे? तो देखो दूसरा तो बिल्कुल लग रहा कि गलत है कि प्राचीन तरीके से काम नहीं करेंगे। प्राचीन तरीके का मतलब जैसे तुम्हारे घर में देखा था बाबा के ज़माने में क्या होता था, पानी कहाँ से निकालते थे? पानी निकालने के लिए क्या बने होते थे भैया? कुआं बने होते थे। तो इसमें रस्सी बांध कर, बाल्टी बांध कर पानी निकालते थे। तो ये पानी निकालने का पुराना तरीका था। तो क्या हम पुराने तरीके से काम करेंगे? नहीं भैया, हम आज के ज़माने में हैं तो आज की तरह काम करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन तो देखो गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन कहता है जल्दी में किसी काम को संभालने का तरीका, यानी कह रहा है सुरक्षित काम करने का तरीका कौन सा है? जल्दबाजी में कोई काम करेंगे तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास में एक लड़का है, क्या नाम है उस लड़के का बताइए? हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका नाम नहीं बताएंगे। ठीक, समझ जाओ किसको हम बोल रहे हैं, वो लड़का भी समझ जाएगा, यानी वो जल्दबाजी में कोई काम करेगा तो गलत ही हो जाएगा। ठीक ना। थर्ड ऑप्शन है सामान्य तरीके से काम करना, यानी सामान्य तरीके से काम करना। सामान्य तरीके से काम करना भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कार्य करने का सुरक्षित तरीका कौन है? सुरक्षित तरीका है प्रभावी और सही ढंग से काम करना। ठीक ना। ये देखो काम कर रहे हैं, यहाँ भी वर्किंग हार्ड, बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम कर रहे हैं, यहाँ भी वर्किंग हार्ड चल रहा, और ये भी काम कर रहा है, ये भी देखो बिल्ली भी क्या कर रही? काम ही कर रही है। ठीक, तो कैसे हम काम करेंगे? काम करेंगे हम प्रभावी काम करेंगे। प्रभावित करने वाला हो ताकि लोग उस काम से देखकर प्रभावित हों और सही तरीके से करेंगे। ठीक, और सामान्य तरीके से हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक ना। सामान्य तरीके का मतलब वही ढुलमुल रवैया, कोई आता है पढ़ा कर चला जाए, जैसे नहीं देखा नहीं कुछ लोग होते हैं आकर चुपचाप आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहेंगे फिर पढ़ा कर चले जाएंगे, ये ढुलमुल रवैया हो जाएगा। ठीक, तो कैसे कार्य करेंगे? हम करेंगे प्रभावित और सही तरीके से। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो भैया, हर क्वेश्चन पे मैंने पावर ये लगाई है, स्लाइड लगाई है। ये देखो, अब समझाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, देख लो बस आंसर आ जाएगा इसका। ये कहता है स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। अब देखो अगर ये पावर पॉइंट ना बनाते तो तुमको ब्लेड समझ में आती। देख लो भैया, ये तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर है। ठीक ना। इस पार्ट को बोलते हैं हैंडल। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सैंक। ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्लेड, यानी ये देखो लिखा हुआ भी है, ये होता है इसको बोलते हैं ब्लेड। ठीक ना। और ये होती है जो सबसे आगे होती है इसको बोलते हैं टिप बोलते हैं। ठीक, तो स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। ब्लेड जो ये होता है ये किससे बना होता है, यानी किस पदार्थ से बनाया जाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है भैया, समझ में आया ना? किस पदार्थ से बनाया जाता है?
ऑप्शन फर्स्ट कहता है स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, ऑप्शन सेकंड कहता है सॉफ्ट स्टील से बनाया जाता है, ऑप्शन थर्ड कहता है कठोर स्टील से बनाया जाता है, ऑप्शन फोर्थ कहता है कठोर एवं टेम्पर्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो जो ब्लेड होता है ना स्क्रू ड्राइवर का वो कठोर होता है ताकि जल्दी से क्या हो, इसका जो टिप है वो घूम न जाए या टूट न जाए। तो ये कैसा हो, कठोर होता है और टेम्पर्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो तुम याद कर लो जो स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड होता है, ठीक ना, वो किससे बनता है, कार्बन स्टील से बनाया जाता है। देखो भैया कार्बन स्टील जहाँ होगी तहाँ मजबूती ज़्यादा हो जाएगी, उस चीज़ की क्या हो जाएगी, मजबूती ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक विद्युत धारा होती है, कैसी होती है, फिगर में देख लो समझ में आ जाएगा। यहाँ देख लो ये विद्युत सेल लगा हुआ है, ठीक, ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से बहना स्टार्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बहते हैं निगेटिव से, यानी निगेटिव से बहते हुए किस ओर जाते हैं, पॉजिटिव की ओर जाते हैं। ठीक, ये किस दिशा में जाते, एक ही दिशा में बहते हैं। ये अगर बहेंगे तो एक ही दिशा में जाएंगे। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहेंगे। ठीक, जैसे कोई तुम्हारा ये हो गया चालक, कंडक्टर हो गया, तो जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहेंगे ना वो एक ही दिशा में बहेंगे। ठीक, वही फिगर यहाँ दर्शाया गया। ये देखो ये कंडक्टर है, ये निधातु है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन किधर, इस डायरेक्शन में बह जा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है एक विद्युत धारा होती है, कैसी होती है, ऑप्शन एक चालक में इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट का मतलब जहाँ तहाँ, जहाँ उनकी मर्जी होगी तहाँ जाएंगे। क्या, देख लो भैया फिगर से देख लो, जहाँ तहाँ मूवमेंट, यानी जहाँ उनकी मर्जी होगी इलेक्ट्रॉनों की वहाँ भागे चले जाएंगे। नहीं भैया रैंडम मूवमेंट नहीं होगा। ठीक ना, सेकंड ऑप्शन कहता है एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। हाँ भैया सेकंड ऑप्शन देखो, क्यों कि देख रहे हो ना एक ही दिशा में तो जा रहे हैं, एक ही दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। देखो ये देखो इसमें सब एक ही दिशा में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे होते हैं, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, यानी विद्युत धारा क्या होती, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होती है। ठीक, सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन कहता है दो ध्रुवों के बीच दाब अंतर। नहीं, इसमें दाब अंतर का कोई बात ही नहीं होती है। ठीक, थर्ड ऑप्शन कहता है पावर जो इलेक्ट्रॉनों में ड्रिफ्ट करती है। नहीं, यहाँ पावर भी नहीं होती विद्युत धारा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, एक दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। यहाँ देखो फिगर मैंने दिखा दी, अगर तुम फिगर देखते तब भी तुम्हारी समझ में आ जाता। ठीक ना, तो अब जरा बता दीजिए अभी कमेंट में करके कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताओ भैया 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 एम्पियर धारा किसे कहेंगे, यानी कि 1 एम्पियर धारा किसे कहेंगे। क्लास में मैं बता चुका हूँ किसे कहेंगे, क्लास में मैं बता चुका हूँ। जो लोग पढ़ते हो क्लास, बाई चांस टाइम हो तो क्लास आ सकते हैं, डेली क्लासेस यहाँ हो रही हैं कॉलेज में। ठीक है, ये क्लास में बता चुके हैं। ठीक, तो बताइए जो लोग पढ़ चुके हैं क्लास में वो बताइए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं 1 सेकंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि कौन सी विद्युतीय मात्रा नहीं है, यानी कौन सी विद्युतीय राशि नहीं है। ठीक, विद्युत में क्या क्या प्रयोग करते हैं, जैसे वोल्टेज तो होता ही विद्युत में, होता है कि नहीं, विद्युत से संबंधित ऐसा क्वेश्चन समझिए कि ये पूछ रहा है कि विद्युत से संबंधित कौन कौन चीज़ें इसमें से नहीं है, कौन से। वोल्टेज तो विद्युत से संबंधित होता ही है, ठीक ना, करंट भी होती है विद्युत से संबंधित, और पावर यानी इसको शक्ति बोलते हैं, इसको पी से दर्शाते हैं, पावर भी विद्युत से संबंधित होती है। ये जो दूरी है भाई ये विद्युत से संबंधित नहीं होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये मात्रा विद्युत से संबंधित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा भैया देखो ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोधक का उपयोग है, यानी विद्युत परिपथ में किसका प्रतिरोधक, मतलब प्रतिरोध का क्या उपयोग है। आप समझ लो भैया प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहेंगे, कोई बता सकता है प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर बता सकता है तो बताइए, एक्स करिए कि हाँ मैं बता सकता हूँ प्रतिरोध किसे कहेंगे। प्रतिरोध क्या होती है, वह उपकरण या वह डिवाइस होता है जो किसी चालक तार में धारा
के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे। धारा ऐसे बह जा रही बहुत तेजी से, लेकिन ये क्या इसके मान में बाधा उत्पन्न कर रहा। देखो यहाँ फिगर में देखो, फिगर से देखो बढ़िया समझ में आ जाएगा। फिगर से देखो, ये देखो बैठा हुआ व्यक्ति का नाम इसका ई का नाम है भैया प्रतिरोध। का नाम है, अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी भाषा में तुमको। ई का भैया का नाम है, ये देखो बैठा है ना, दिख रहा है कि नहीं, ई का नाम है प्रतिरोध। ये देखो बाहर बैठा हुआ है, ये क्या कर रहा है यार, ये तुम्हारा चालक तार है। क्या है, ये चालक तार है। ठीक, ये चालक तार के बीच में बैठा हुआ है, ठीक ना, चालक तार के बीच में बैठा। ये देखो मार इसको कस के रस्सी से दबाए दे रहा है, दबाए दे रहा है कि नहीं दबाए दे रहा। तो ये क्या है, व्यक्ति जो ये रस्सी से पार होना चाहता है, ये है तुम्हारी धारा यानी करंट। और ये जो पीछे से धक्का दे रहा है इस व्यक्ति को, ये कौन है, ये तुम्हारी वोल्टेज है। ठीक, ये सारे पीछे वाले क्या हैं, ये वोल्टेज हैं। ये किसको धक्का दे रहे हैं, ये करंट को धक्का दे रहे हैं कि करंट आगे निकल जाओ। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ये इसको मार रस्सी टाइट किए दे रहा है कि हम तुमको बाहर निकलने नहीं देंगे। यानी धारा के मार्ग में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति का नाम भैया क्या है, इस व्यक्ति का नाम प्रतिरोध है। कौन से, मिस्टर प्रतिरोध हैं ये, इनका क्या नाम है, लगा सकते हैं ये मिस्टर प्रतिरोध हैं। ठीक, देखो तीन व्यक्ति हैं, ये मिस्टर करंट वाले भैया हैं, ये मिस्टर प्रतिरोध वाले भैया हैं, ये मिस्टर वोल्टेज वाले भैया हैं। तो वोल्टेज का काम होता है कि करंट को धक्का लगाना ताकि करंट आगे फ्लो हो। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही तो करंट बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रस्सी को टाइट किए दे रहा, मतलब बाधा उत्पन्न कर रहा है। किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया फिगर से कि नहीं, समझ में आ गया हो तो बोल दो गुड, समझ में आ गया है बहुत बढ़िया सर जी, ऐसे बोल दो। ठीक, देखो मैंने तुम्हारे लिए पावर पॉइंट ये लगाई है बहुत मेहनत करके, समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन पे चलते हैं। आप क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन समझे ना। क्वेश्चन कहता है विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का क्या उपयोग है, रेजिस्टेंस का क्या उपयोग है। ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता धारा के प्रवाह को बंद करना। धारा के प्रवाह को बंद करना, ये भैया बंद नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, धारा के प्रवाह को कम करना। ये कम करता है, ये बंद नहीं कर पाएगा। धारा के प्रवाह को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर प्रवाह बंद होती ना तो ये पूरी तरह से यहाँ ब्लॉक कर देता है, या पूरी तरह से इसको ब्लॉक ही कर देता है। ठीक ना, ब्लॉक कर देता तो ये व्यक्ति यानी करंट आगे ना निकल पाती। ठीक, तो इसका काम क्या होता है, धारा के प्रवाह को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है, कहता है कि धारा के प्रवाह को बढ़ावा देना। नहीं, धारा के प्रवाह को बढ़ावा कौन देता है, धक्का कौन दे रहा है आगे जाने को, ये व्यक्ति, ये मिस्टर कौन से हैं, ये मिस्टर वोल्टेज हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये करंट को देखो पीछे से धक्का दे रहे हैं। ठीक, अगर कह जाए कि धारा को बढ़ावा कौन देता है तो मिस्टर जो वोल्टेज है भैया है ना, वो धारा को आगे धक्का दे रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, मुझे क्या पता, मुझे तो बस डिग्री लेना है। देखो क्या तुमको बस डिग्री लेना है, नहीं भाई तुमको डिग्री नहीं लेना है, तुमको पढ़ना है, इसलिए तुम्हारे पास जानकारी है कि नहीं कि प्रतिरोध का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक, समझ में आया क्या नहीं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा भैया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। मान लीजिए एक वायर जा रहा था, ठीक ना, इसमें करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे तार क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक, तब धारा वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखो भैया फिगर से यहाँ देखो, थोड़ा इसको जूम कर रहे हैं फिगर। ठीक, ये देखो जूम कर रहे हैं, मैंने जूम कर दिया। देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये व्यक्ति कैसा हो रहा है, ये देखो बिल्कुल ढीला मूला हो रहा है, यानी काम नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, काम नहीं कर पाएगा सही से, बिल्कुल ढीला मूला हो जाएगा, वो आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक, चलो इसमें देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो धारा वहन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी धारा वहन क्षमता क्या होती है। सेकंड ऑप्शन के चलते, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो भैया यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा तो परिवर्तन दिख रहा था कि नहीं। जैसे तुम भी हैं, तुम अपने को ले लो, जैसे तुम सर्दी में रहते हो बढ़िया मौज से आराम से रजाई के अंदर पड़े रहते हो, ठीक ना, और क्या गर्मी में भी वैसे पड़े रहते हो, नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं पड़े रहते हैं, मीन्स चेंज हो रहा है। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन कहता है तार अधिक धारा वहन कर सकता है। क्या, तार क्या अधिक धारा वहन कर सकता है। अधिक धारा वहन का मतलब बहुत ज़्यादा करंट बहने लगेगी,
ये भी नहीं हो सकता, धारा वहन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर भैया बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो अभी तुमको फिगर दिखाए थे नहीं कि ये भैया ऐसे बैठे थे, यहाँ एक व्यक्ति ऐसे क्रॉस हो रहा था, यहाँ एक उसको धक्का दे रहा, यहाँ एक व्यक्ति बैठा था, कौन भैया, इनका भैया का नाम था वो रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकने का प्रयास करता है। तो धारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, तार कम धारा वहन कर सकता है। हाँ भैया, तार कम धारा वहन करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, ठीक ना भैया, तो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुमने देखा होगा शायद, अगर बहुत ध्यान से देखा होगा, जब हम बल्ब लेकर आते थे ना, एक सिंपल सा बल्ब जो 10 रुपये का मिलता है, ठीक, वो अगर ज़्यादा पुराना बल्ब हो जाता था, ठीक, तो उसका उजाला क्या हो जाता था, कम हो जाता था, उसका उजाला धीरे धीरे कम होने लगता था। क्यों? क्योंकि इसका जो टंगस्टन लगा था उसका टेम्परेचर, जैसे वो गर्म हो जाता था तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था, टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, तो यहाँ करंट कम जाती तो वो कम स्लो जलता था, इसलिए धीरे धीरे उसका उजाला कम हो जाता था। ठीक, समझ में आए इसका क्वेश्चन कि नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तार कम धारा वहन कर सकता है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब धारा वहन कम हो जाएगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यानी 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8 नंबर पे भैया हम पहुंच गए हैं। ये देखो व्यक्ति बना हुआ, देखो ये कौन है, इलेक्ट्रीशियन है। देखो ये कैसा सब फिगर दिख रहा है। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, कितना होता है बता दीजिए कमेंट में, अगर तुमको आ रहा है तो तुरंत बताइए। ठीक, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ये ओम है, ये ओम ऐसे लिखा जाता है, ठीक ना, ये ओम है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 10 ओम, ऑप्शन सेकंड कहता है 1 के ओम। 1 के ओम का मतलब 1000 भैया ओम, 1000 ओम। ठीक, सेकंड ऑप्शन कहता है 100 ओम, थर्ड ऑप्शन कहता है 10 के ओम मतलब 10,000 ओम। तो जो मानव शरीर का होता है ना उसका टेम्परेचर लगभग 1000 ओम होता है, यानी 1 के ओम। ये ओम का सिंबल है। अभी बता दें ओम के बारे में थोड़ा सा और बताइए तो बता दें, चलो बता दो भैया। ओम का नियम बता दो, अगर आ रहा है कि नहीं, आ रहा हो तो तुरंत करिए एस कि हाँ मुझे ओम का नियम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तब तुमको क्या करना है, तो तुमको याद करना है, पढ़ लेना है कहीं से या मुझसे ही पूछ लेना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो भैया फिर से वही आगे वोल्टेज वाले भैया, आगे के नहीं, ओम्स लॉ। ये देखो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे तुमने देखा कक्षा 9 में पढ़ा होगा, 10 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा। ये ओम्स लॉ तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हम तो ITI वाले बच्चों से कैसे पीछा छोड़ सकता है, ठीक ना, इसीलिए तुम्हारे में ओम्स लॉ बैठा हुआ है यहाँ। ठीक, V और R का मान ज्ञात होने पर I का सूत्र होगा, यानी कहता है कि V का मान ज्ञात हो और R का मान ज्ञात हो, तब I का सूत्र क्या होता है, I बराबर क्या होता है बता सकता है कोई? I बराबर होता है V/R। ठीक, ये देखो भैया बैठे हैं, ये कौन बैठा है, ये ओम भैया। ओम भैया का मतलब हो गया ये प्रतिरोध भैया, यानी रेजिस्टेंस भैया ये बैठे हुए हैं। ये कौन निकलने का प्रयास कर रहा है, ये करंट भैया निकलने का प्रयास कर रहा है। ये कौन भैया पीछे से धक्का दे रहे हैं, ये वोल्टेज वाले भैया हैं जो पीछे से धक्का दे रहे हैं, किसको, करंट को धक्का दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ फार्मूला देख लो, एक होता है R बराबर, जब V और I का मान ज्ञात हो तो R बराबर होता है V, R बराबर होता है V/I। ठीक, और जब V का मान ज्ञात करना हो तो होता है I गुणे R, जब I का मान ज्ञात करना हो तो V/R। ठीक, ये एक फार्मूला सिंपल सा, इसको समझ लीजिए। I बराबर, या ऐसे समझ लीजिए V बराबर होता है IR। ठीक, अब देखो भैया अगर I को मुझे इस पार रखना तो R को इस पार भेजना पड़ेगा, तो हो जाएगा V/R बराबर I। देखो वहीं से निकल आया। ठीक, अगर तुमको I को इस पार रखना है, R को इस पार रखना, तो यानी R को इस पार रखना तो V/I बराबर R। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, I बराबर V/R, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 8 नंबर पे भैया हम पहुंच गए हैं। ये देखो व्यक्ति बना हुआ, देखो ये कौन है, इलेक्ट्रीशियन है। देखो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, कितना होता है बता दीजिए कमेंट में, अगर तुमको आ रहा है तो तुरंत बताइए। क्वेश्चन कहता है
10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? ये हम बता चुके हैं एक बार बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं? पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं बता दो भैया। यानी सॉरी, ये बताना है चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कह रहा है चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं? बताए थे कितने? 3 प्रकार के। एक को बोला जाता है लौह चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, और दूसरे को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, और तीसरे को बोला जाता है डाईमैग्नेटिक। ठीक, तो ये प्रतिचुंबकीय यानी किसका बात कर रहा है? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में कौन कौन से होते हैं बताइए? पैरामैग्नेटिक में कौन कौन से पदार्थ आते हैं बताइए? हम बता चुके हैं तुमको। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट प्लेटिनम, ऑप्शन सेकंड सीसा, ऑप्शन थर्ड तांबा, ऑप्शन फोर्थ एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक ना, जो प्लेटिनम होता है ये पैरामैग्नेटिक है, जो सीसा है ये किस टाइप का है? सीसा बताओ भैया किस टाइप का है? कमेंट बॉक्स में बताओ सीसा किस टाइप का है। तांबा किस टाइप है? एल्यूमिनियम किस टाइप का है? बता सकते हो ना? लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम भी पैरामैग्नेटिक है, यानी प्लेटिनियम और ये दोनों एक ही हैं। ठीक, देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, यहाँ हम चलते हैं थोड़ा समझाने के लिए। ये देखो टाइप ऑफ मैग्नेट की बात करता है। टाइप ऑफ मैग्नेट यानी चुंबक क्या होता है? चुंबक वो पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक ना, तो ये देखो टाइप ऑफ मैग्नेट के में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एक को बोला जाता है नॉर्थ, एक को बोला जाता है साउथ पोल। ठीक, देखो इसमें देखो ये देखो साउथ, ये देखो नॉर्थ पोल। इस टाइप का जो चुंबक होता है फर्स्ट टाइप इसको बोलते हैं हॉर्स सोज मैग्नेट। सेकंड ये टाइप जो होता है इसको बोलते हैं यू शेप्ड मैग्नेट। थर्ड दिया बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये निडल मैग्नेट है। ठीक ना, ये सर्कुलर मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है, ये रॉड मैग्नेट है, ये ओवल शेप्ड मैग्नेट है। यहाँ मैग्नेट के कितने टाइप बताए गए हैं? 3, तो 5, 5, 4, 9 टाइप बताए गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? डाईमैग्नेटिक पदार्थ है। कौन सा डाईमैग्नेटिक पदार्थ है? डाईमैग्नेटिक पदार्थ किन्हें कहते हैं? वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित नहीं होता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित नहीं होता है उसे बोलते हैं डाईमैग्नेटिक पदार्थ। ठीक, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से? इसमें एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा पानी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पानी वाला, सोना, चांदी, हीरा, जस्ता, ये सारे के सारे क्या हैं? डाईमैग्नेटिक हैं। ठीक ना, तो इसमें बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक पदार्थ में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें देखो है कहीं ऑप्शन फर्स्ट दिया एल्युमिनियम तो बिल्कुल नहीं होगा। एल्युमिनियम जो है पैरामैग्नेटिक है। सेकंड है विस्मित भी। थर्ड है मैग्नीज भी नहीं है। कॉपर भी नहीं है। ठीक ना, कॉपर, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर ही होगा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? कहता है कि भारत में एसी सिंगल फेज लाइटनिंग परिपथ वोल्टेज की मानक कार्यविधि कितनी? यानी ये पूछ रहा है कि जो एसी हमारे घरों में लाइट आती है, ठीक ना, घरों में जो लाइट आती है उसमें कितने वोल्टेज होता है, ये पूछ रहा है। वोल्टेज कितनी आती है नॉर्मल, यानी स्टैंडर्ड बेस मानक पूछ रहा है। ठीक, तो जो हमारे घरों में एसी आती है उसका स्टैंडर्ड बेस कितना है? ये देखो दोनों ऑप्शन लिख गया 240, एक लिख दीजिए 250 वोल्ट। ठीक, तो जो स्टैंडर्ड होती है उसका होता है 240 वोल्ट। ठीक, कितना होता है स्टैंडर्ड मानक लाइटनिंग का? वो होता है 240 वोल्ट स्टैंडर्ड होता है। ठीक, ये भारत में
ये देखो भैया इलेक्ट्रिक मैन देखो यहाँ काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक मैन काम कर रहा है। आगे चलकर तुम लोगों में भी कुछ लोग जाकर इलेक्ट्रिक मैन बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है एक बंद स्विच का प्रतिरोध होगा। एक बंद स्विच का प्रतिरोध कितना होता है? बंद स्विच का मतलब ये ऐसे समझ लीजिए, यहाँ मैंने बना दिया है बैटरी, यहाँ ऐसे जा रहा है, ये बैटरी लगी हुई, यहाँ एक स्विच लगा था। ठीक, ये ऐसे स्विच लगा था और ये फिगर ऐसे बना था, ये बल्ब लगा दिए थे, ये तुम्हारा बल्ब लग गया। ठीक, ये स्विच बना हुआ, स्विच ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ से बंद हो जाता है। ठीक, यहाँ से बैटरी लगी हुई तो करंट यहाँ से जाना स्टार्ट होगी, यहाँ से जाएगी, पूरा सर्किट मिल जाएगी। ये बंद है, यानी यहाँ पूरा तरह बंद है। तो बंद स्विच का मतलब होता है सर्किट पूरी तरह से क्या है, क्लोज सर्किट की बात कर रहा है। किस सर्किट की बात कर रहा है? क्लोज सर्किट की बात कर रहा है। ठीक ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, वो 0 होगा, यानी यहाँ से करंट होकर यहाँ से पास आउट हो जाएगी। ठीक, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 0 प्रतिरोध होगा। अगर यही कह दिया जाए कि एक स्विच कैसा हो, ओपन स्विच हो, कैसा यानी खुला स्विच हो, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, यानी यहाँ फिगर्स फिर से देख लीजिए, ये ऐसे फिगर हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ बल्ब लग गया, ये ऐसे होते हुए बल्ब लग गया, ये ऐसे होते हुए यहाँ बैटरी लग जाएगी। ठीक, ये बैटरी लग गई। अब ये देखो ये क्या है, ये खुला स्विच है। इस समय खुला स्विच का मतलब यहाँ से करंट आगे नहीं जा पा रही, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा भैया अनंत हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से पूछे गए, देखो ऐसे पूछे गए, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ठीक, खुला परिपथ, ये बंद परिपथ, बंद स्विच, खुला स्विच, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं समझने वाले। देख लो भैया टाइम कितना हो गया, 12 बज गया, 12 बज के रात को 15 मिनट हुए, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या बढ़ता है? बता चुके हैं, जब सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो यहाँ क्वेश्चन और समझ लीजिए, सेल किसे कहते हैं, यानी किस सिद्धांत पे काम करते हैं, बता दीजिए कोई। देखो ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है प्राथमिक सेल, एक को बोला जाता है क्या, प्राथमिक सेल, दूसरे को बोलते हैं द्वितीयक सेल। ठीक, जो प्राथमिक सेल होता है उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो द्वितीयक सेल होता है इसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल को ही बैटरी बोलते हैं, जिसको बार बार हम चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में होता है, ये सेल द्वितीयक सेल होता है। तुम्हारे मोबाइल में कौन सा सेल है, द्वितीयक सेल है, और जो टार्च में पड़ता है सेल वो प्राथमिक सेल है। ठीक, तो थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं। ये कहता है सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। भैया समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब हो गया ऐसे, ये सेल था, यहाँ एक इसका टर्मिनल था, एक यहाँ टर्मिनल था, एक और सेल था, एक टर्मिनल ये, एक और सेल लगा हुआ है, एक टर्मिनल ये टर्मिनल लगे हुए हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक, तो इनको क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या, पॉजिटिव एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक, उसके बाद सप्लाई दे देंगे, और उसके बाद नेगेटिव एक साथ जोड़ लेंगे, यानी नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद सप्लाई देंगे। तो ये जो बनेगा इसको बोलते हैं समांतर क्रम में। ठीक, तो देखो समांतर क्रम में जब भी जोड़ा जाएगा, ठीक, तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, इसकी धारा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, धारा का मान हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये देखो धारा का मान बढ़ गया था, इसीलिए तो देखो इनके बाल सब क्या हो गए हैं, उड़ गए हैं, इनको झटका लग गया है करंट का। ठीक, इसलिए फिगर से हम समझा देते हैं। ठीक, फिगर देखो क्या कह रहा ना कि ये ज़्यादा इसमें करंट बढ़ गया, फिर देखो तुरंत को झटका लग गया, शॉक लग गया। ठीक, तो जब सेलों को किस क्रम, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनकी धारा क्या होगी, धारा बढ़ जाएगी। ठीक, जब सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उनका वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये याद कर लेना अच्छी तरह से, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा बढ़ेगी, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगी। ठीक ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखो, ये भैया कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैंने रख दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए।
ठीक है, इसका जवाब तुम लोग अपने मन से खुद देना आप कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन कहता है वो भी पूरी ईमानदारी के साथ देना इसका जवाब, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ इसका जवाब देना। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये देखो भैया, आंखें मूंदे हुए, एक आंख खोले एक आंख देख रहा है, कहता है कि आप ITI क्यों कर रहे हैं। अब भैया तुम लोग सोचो कि तुम ITI क्यों कर रहे हो। ऑप्शन हम तुमको दे रहे हैं, जवाब तुमको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक, सबको जवाब देना है अपने अपने अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, जो तुम्हारे जिस लिए ITI कर रहे हो उसके अनुसार ऑप्शन देना। पहला ऑप्शन कहता है घर वालों ने कहा था, हम भैया ITI इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर वालों ने कहा था कि बेटा ITI तुम कर लियो, बिटिया तुम ITI कर लियो, ताकि तुम्हारा आगे जाए कहूँ नौकरी सोकरी लग जाए, ठीक ना। हमारा देखो भाषा कैसी बोल रहे हैं, तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन कहता है डिग्री लेने के लिए, यानी घर वालों ने और लोगों ने कहा कि डिग्री लेने के लिए तुम ITI कर डालो, कुछ नहीं करे तो कम से कम ITI कर डालो। थर्ड ऑप्शन कहता है शादी में दहेज ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोगों का ये होता है कि हम ITI कर लेंगे तो हमारे पास डिग्रियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, तब हमको शादी में ज़्यादा दहेज मिलेगा, बढ़िया से अच्छे लड़की के साथ शादी हो जाएगी। कुछ लोग इस चक्कर में ITI कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन ये कहता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि देखा देखी में, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि फलाने कर रहे हैं तो हम काहे न कर लिए ITI, वो ITI करे लागत हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है और फाइव ऑप्शन कहता है बस ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे, ये देखो ये व्यक्ति देखो इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये भी कुछ नहीं, ये देखो ये शादी करने के लिए ITI कर रहा है, ये कन्फ्यूज है कि मैं क्यों ITI कर रहा हूँ, बस ऐसे हो रहा है ITI, ऐसे हम भी कर रहे हैं, ठीक। कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फिर और लास्ट ऑप्शन कहता है स्किल कौशल सीखने के लिए। हाँ भैया, कुछ लोग होते हैं जो स्किल कौशल को सीखने के लिए करते हैं। जैसे कौन सा व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जो स्किल करने के लिए सीखता है, ठीक ना। अब बाकी आप लोग बताइए कि आप ITI क्यों कर रहे हैं, बताओ। सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। कोई कहता है कि घर वालों ने कहा था इसलिए ITI कर रहे हैं, ठीक। कोई कहता है डिग्री लेने के लिए, कोई कहता है शादी में दहेज बढ़ जाएगा भैया इसलिए, कोई कहता है कि देखी देखी में, और कोई कहता है बस ऐसे ही कर रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ स्किल सीखने के लिए, जो स्किल सीखने के लिए ITI करता है उसका मुझे दिख जाता है कि हाँ ये व्यक्ति स्किल सीखने के लिए ITI कर रहा है। तो तुम लोग अपने मन से सोच समझ के इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक ना भैया। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए था। चलते आते हैं अपने टॉपिक पर। ये रहा हमारा टॉपिक कहता है कि प्राथमिक बैटरी एक ऐसी बैटरी, अभी बताए थे ना बैटरी कितने प्रकार की होती है भैया, बैटरी दो प्रकार की होती हैं, एक को बोला जाता है प्राथमिक बैटरी और दूसरी को बोला जाता है द्वितीयक बैटरी। जो प्राथमिक बैटरी होती है उसको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो द्वितीयक बैटरी होती है उसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें मोबाइल में तुम्हारी बैटरी पड़ी होती है, ये कैसी है, द्वितीयक बैटरी है। जो तुम्हारी टार्च में पड़ी होती है, तुम्हारी सेल में यानी घड़ी में जो पड़ी होती है वो भी प्राथमिक बैटरी होती है, ठीक ना। ये कहता है कि प्राथमिक बैटरी एक बैटरी है, कैसी बैटरी है। ऑप्शन देखो, ये देखो यहाँ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये दोनों के बीच क्या हो गया, द एंड हो गया। द एंड का मतलब कुछ दिनों के लिए दोनों के बीच क्या रहा, रिश्ता रहा। उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे रिश्ता क्या हो गया, टूट गया। तो देखो ये इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, मतलब अब कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पुनः आवेशित किया जा सकता है। जो प्राथमिक बैटरी होती है, आवेशित का मतलब होता है भैया चार्ज, ठीक ना। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि पुनः आवेशित किया जा सकता है। नहीं, जो प्राथमिक बैटरी होती है उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है कि नहीं, पुनः आवेशित उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन कहता है पुनः उपयोग नहीं कर सकते। क्या पुनः उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग तो हम कर सकते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के लगाना। देखो ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन थोड़ा मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, पुनः उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह सोचें कि जैसे कोई हम सेल ले आए थे, यानी बैटरी ले आए थे, सेल प्राथमिक सेल, तो उसको मैंने टार्च में डाल लिया, उसके बाद टॉर्च क्या हो गई, टार्च जलना बंद हो गई, तो उससे निकाल को बाहर फेंक देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि उसको पुनः उपयोग हम नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी भी क्या कहता है कि पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है कि सी ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। देखो इस बी ऑप्शन का एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि मान लीजिए तुमने कोई बैटरी लाई, प्राथमिक बैटरी, ठीक ना, उसका उपयोग कर लिया थोड़ी दिन के बाद, उसके बाद उसको फिर से रख दिया, उसके बाद उसका फिर से उपयोग किया। तो इसमें क्या कहता है, पुनः उपयोग नहीं कर सकते। तब तो हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ टाइम के लिए तुम बैटरी किस में डाले रहे,
अपनी टार्च में डाले रहे, फिर जो सेल निकल आए, सेल का तुमने कोई और टार्च बना दी, जैसे छोटे बच्चे क्या बनाते थे, गोबर गैस बनाते थे, ठीक ना, तो उसमें उपयोग कर लिए। तो ये तो ऑप्शन इस तरह, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन कहता है पुनः आवेशित नहीं कर सकते। हाँ भैया, उसको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते। और फोर्थ ऑप्शन कहता है पुनः आवेशित किया भी जा सकता और नहीं भी, यानी ये कन्फ्यूजन वाली है। इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनको पता नहीं है कि हम चार्ज कर सकते हैं कि नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो जो प्राथमिक बैटरी भैया होती है ना, उसको हम पुनः आवेशित यानी चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये देखो यहाँ फिगर, यानी एक दूसरे से क्या हो गए, दोनों बाबू से ने सोना एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में उच्चतम संभावित वोल्टेज संचार कितना है। यानी कह रहा भैया हाई वोल्टेज से अधिक कितना वोल्टेज यहाँ इस जो ट्रांसमिशन लाइनें होती इसमें प्रवाहित हो सकता है, कितना हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन फर्स्ट दिया 675 केवी यानी किलोवोल्ट, और ऑप्शन सेकंड दिया 765 किलोवोल्ट, और थर्ड ऑप्शन दिया 132 किलोवोल्ट, और फोर्थ ऑप्शन दिया 440 किलोवोल्ट, ठीक ना। तो इसमें देखो ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन यहाँ देख लो भैया, थोड़ा जूम कर रहे हैं, अच्छी तरह से जूम कर रहे हैं। देखो भैया ये दिख रहा है कितना, ये देखो इस तरह के जो पोल होते हैं उसमें 44 से लेकर 69 किलो वोल्ट तक बहती है। फिर इसमें 44 से लेकर 161 किलो वोल्ट तक। फिर इसमें दिया 120 टू 115 किलो वोल्ट। इसमें कितना दिया 230 टू 315 किलो वोल्ट। इसमें देखो कितना दिया 450 से लेकर 735 किलो वोल्ट, यानी 735 किलो वोल्ट से आगे हम उपयोग नहीं करते हैं। तो अधिकतम संभावित सीमा कितनी होती है भारत में, ये देखो ऑप्शन कहीं मिल रहा है कि नहीं, कितना मिल रहा है 765 किलो वोल्ट से ज़्यादा भारत में संचार नहीं होता है। कितने लाइट कितनी 765 किलो वोल्ट है भैया, किलो में 1000 होते हैं। समझ में आया ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भैया ये जो टॉपिक है ना पूरे तुम्हारे फर्स्ट ईयर से लिया गया है, पूरे सिलेबस से लिया गया है, इसलिए तुमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ वायरिंग से क्वेश्चन आ गया, कहता है कि फैक्ट्रीज यानी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री और जो उद्योग होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी जो वायरिंग की जाती है के द्वारा की जाती है। कौन सी वायरिंग यहाँ पूछ रहा है, यानी किस टाइप की वायरिंग या कौन सी या किस टाइप की वायरिंग की जाती है। कहाँ भैया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कारखाने होते हैं। ये देखो 12:30 बज चुका है यहाँ, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है क्लीट वायरिंग, ऑप्शन सेकंड कहता है केसिंग कैपिंग वायरिंग, ऑप्शन थर्ड कहता है सरफेस मेटल कंड्यूस्ड, और ऑप्शन फोर्थ कहता है सरफेस पीवीसी कंड्यूस्ड। तो देखो ऑप्शन यहाँ फिगर में देख लो ज़रा ध्यान से, ये जो दिया हुआ है ये इस तरह की जो वायरिंग की जाती है ये सरफेस का मतलब बाहर होती है, जो वायरिंग दीवार के अंदर नहीं होती है। सरफेस है, सरफेस कौन सी पीवीसी, ये देखो ये सब पीवीसी है, पीवीसी। अब जरा भैया तुम काम कर लो, पीवीसी का अगर फुल फॉर्म ना आ रहा हो तो बता दो गूगल से देखकर, या आ रहा हो तो बता दो हाँ आता है, कमेंट बॉक्स में बता दो पीवीसी का पूरा नाम क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, ठीक ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरफेस पीवीसी कंड्यूस्ड वायरिंग। कहाँ प्रयोग की जाती है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में, यानी बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उसमें सरफेस पीवीसी कंड्यूस्ड वायरिंग प्रयोग में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय विद्युत नियम यानी भारतीय विद्युत नियम कब आया था, 1956 में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है के अनुसार किसी परिपथ में अधिकतम लोड कितना हो सकता है, यानी वायरिंग से क्वेश्चन है, ये वायरिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक ना। अधिकतम लोड कितना हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट 500 वाट, ऑप्शन सेकंड 800 वाट, ऑप्शन थर्ड कोई निश्चित नहीं यानी जितना मन हो उतना, कोई निश्चित नहीं है, ऑप्शन फोर्थ का जितना मन हो उतना लोड दे सकते हैं। यानी ये कोई निर्धारित नहीं है क्या कि जितना मन होगा कहीं हम लोड दे देंगे, तो ये निर्धारित है भैया, क्योंकि नियम बता रहा है। नियम जहाँ होगा तहाँ चीज, देखो भैया जहाँ भी नियम होगा वहाँ चीज़ें क्या होंगी, वहाँ चीज़ें क्या होंगी निर्धारित होंगी,
ठीक ना। जहाँ जहाँ नियम हैं वहाँ चीज़ें क्या हैं, निर्धारित हैं, जहाँ नियम नहीं वहाँ चीज़ें निर्धारित नहीं हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक ना। देख लो ऑप्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, ये कहता है नियम है, इसका मतलब निर्धारित हैं, तो ये कहता है कोई निश्चित नहीं, ये तो ऑप्शन पहले गलत हो गया। ये जो ऑप्शन डी है ये भी गलत हो गया, क्यों कहता है जितना मन हो उतना दे सकते, नहीं भैया निर्धारित है। तो देखो 2 ऑप्शन बचे, इसमें ऑप्शन में बताना है, तो जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ 808 भैया, ठीक ना, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय विद्युत नियम कौन सा 1956 के तहत भैया हम अधिकतम लोड कितने वाट तक रख सकते हैं, 800 वाट तक ही रख सकते हैं वायरिंग में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अर्थ वायरिंग या ग्राउंड वायर क्या है। अर्थ वायर या ग्राउंड वायर बना होता है, यानी किससे बना होता है अर्थ वायर या ग्राउंड वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये देखो टाइप ऑफ वायरिंग बताया गया, वायरिंग के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार बेसिकली होते हैं। पहले को क्या बोला जाता है, पहले को बोला जाता है रॉड वायरिंग, सेकंड को बोला जाता है प्लेट वायरिंग, थर्ड को बोला जाता है पाइप वायरिंग। मतलब नॉर्मली 3 प्रकार की वायरिंग होती हैं, ठीक ना। ये देखो ये रॉड वायरिंग है, ये प्लेट वायरिंग है, ये है पाइप वायरिंग, ठीक ना। तो कहते हैं अर्थ वायर और ग्राउंड वायर का, या अर्थ वायर या ग्राउंड वायर का बना होता, किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन कापर का, सेकंड ऑप्शन एल्युमिनियम का, थर्ड ऑप्शन आयरन का, फोर्थ ऑप्शन गैल्वेनाइज्ड का। तो जो अर्थ वायर होता है या ग्राउंड वायर होता है वो गैल्वेनाइज्ड का बना रहता है। गैल्वेनाइज्ड का बनने का मतलब होता है इसमें जिंक की परत चढ़ी रहती है, ठीक ना भैया। ये होता लोहे है, ठीक ना, लेकिन लोहे के ऊपर क्या जिंक की परत चढ़ी रहती है, जिसके कारण इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक ना। अब तुम समझ लो खुद ही, जिसमें जंग नहीं लगेगा वो लंबे दिनों तक काम करेगा, यानी ज़्यादा दिनों तक काम करेगा, ठीक ना, तो वो जल्दी बेकार नहीं होगा। इसलिए अर्थ वायर और ग्राउंड वायर जो होता है हमेशा गैल्वेनाइज्ड का बना होता है। अब ज़रा होमवर्क में यानी कि कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे दो। हम ग्राउंड वायरिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, यानी हम अर्थिंग क्यों करते हैं, बताइए ज़रा। अर्थिंग क्यों करते हैं, अपने घरों में या कहीं उपकरण लगे हों उसमें हम अर्थिंग क्यों करते हैं, इसका जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में दे दीजिए अगर पता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अर्थिंग युक्त उपकरण को बचाता है, किससे बचाता है। अगर कोई उपकरण है, ये टीवी मान लीजिए लगी हुई है, ठीक ना, ये टीवी लगी हुई है, ठीक, इसमें से वायर दिए आए होंगे पीछे से ना केबल में, तो ये कहता है एक तो हो जाता तुम्हारा फेस का, एक हो जाता तुम्हारा न्यूट्रल, एक हो जाता तुम्हारा अर्थ का, ठीक ना। तो अर्थिंग युक्त उपकरण को बचाता है, किससे बचाता है। ऑप्शन फर्स्ट लीकेज करंट से, ऑप्शन सेकंड ब्रेक डाउन वोल्टेज से, ऑप्शन थर्ड वज्रपात से, ऑप्शन फोर्थ ऑपरेशनल सर्च वोल्टेज से, ठीक ना। तो जो अर्थिंग उपकरण होता है, उपकरण किससे बचाता है, वज्रपात से। वज्रपात का मतलब होता है आकाशीय जब बिजली गिरती है उससे उस उपकरण को बचा लेता है, ठीक ना। और अगर आकाशीय बिजली न गिरे तो इससे अर्थिंग लगाने से जो लीकेज करंट होगी उससे व्यक्ति की सुरक्षा मिलेगी। यहाँ मान लीजिए इस टीवी पे करंट आ रही थी इसकी बॉडी पर, ठीक ना, तुम यहाँ गए, तुम जैसे इस बॉडी पर छुआ तैसे तुमको करंट लग जाएगी, जब तुम इसमें अर्थिंग नहीं होगी। अगर अर्थिंग है तो वही करंट क्या है, यहाँ से होकर ग्राउंड में निकल जाएगी, ठीक ना भैया, ये ग्राउंड में निकल जाएगी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये उपकरण के बारे में पूछ रहा है, ना कि व्यक्ति के बारे में। अगर पूछता कि अर्थिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये फेस, ये न्यूट्रल, ये अर्थिंग, ठीक। अर्थिंग मतलब ऐसे ये सिंबल, ठीक ना। और तुम यहाँ गए अपना टीवी ऑन करने, ठीक ना, जैसे तुमने इस बाहर रखा, अगर ये उपकरण ना लगा होता तो ये झटका तुम्हारे लग जाता है। इसको बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक ना, यानी ये वायर से कहीं इसमें शॉर्ट हो जाता तो लीकेज करंट बन जाती, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर ये व्यक्ति को पूछता है तो बोलते हैं लीकेज करंट से बचने के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है अर्थ वायर को स्पेस फिल करना कम से कम पतला नहीं होना चाहिए, यानी जो अर्थिंग के लिए प्रयोग करते हैं, वायर प्रयोग करते हैं, वो कम से कम कितना पतला नहीं होना चाहिए। ये जो वायर होता है कम से कम कितना पतला नहीं होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 20 SWG। SWG का फुल फॉर्म बता दीजिए तुरंत, SWG का तुरंत फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में अगर पता है तब। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है
16 SWG, फिर कहता है 10 SWG, फिर कहता है 8 SWG। तो जो हमेशा अर्थिंग वायर होता है भैया ना, उसका जो SWG होता है वो कितना होता है, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यानी इससे पतला वायर अर्थिंग के लिए प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। ये देखो ये बना हुआ ये प्लेट अर्थिंग है। ये किस प्रकार की अर्थिंग यहाँ फिगर में दिखाई गई, ये अर्थिंग दिखाई गई प्लेट अर्थिंग है। कौन सी अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग। ये देखो ये प्लेट लगी हुई है अर्थिंग वाली, ठीक ना। ये कॉपर प्लेट अंदर पड़ी हुई है, ठीक ना। इसमें मिक्सचर ऑफ कौन कौन सा जाते हैं, चारकोल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ठीक ना, ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए, नहीं रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। ये देखो भैया उड़ा जा रहा है। 22 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश तरंगों की गति होती है, कितनी होती है प्रकाश तरंगों की गति। ऑप्शन नंबर, ये देखो बैठा जा रहा है, ये कौन है, ये प्रकाश वाले भैया हैं, ये प्रकाश भैया हैं। कौन से प्रकाश भैया हैं, ये उड़े जा रहे हैं बैठे, बहुत तेजी नहीं, बहुत स्पीड से चलती है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति देखो भैया, प्रकाश की गति और विद्युत की गति, प्रकाश की गति और विद्युत की गति लगभग बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। अगर तुमसे कोई पूछ ले विद्युत की गति कितनी होगी, तो भैया तुम तो कह सकते हो प्रकाश की गति तुमको पता होगी, तो तुम बता सकते हो कि विद्युत की गति इतनी होती है, यानी जितनी की प्रकाश की गति होती है। तो चले देखते हैं प्रकाश की गति। प्रकाश के तरंगों की गति होती है, कितनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट कहता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है 3 × 8 3 × 10⁻10 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। सी ऑप्शन कहता है ए व बी दोनों। डी ऑप्शन कहता है मैंने कभी मापा नहीं। भैया कौन मापने जाएगा, मैंने कभी मापा नहीं। इसलिए तुमको शायद हो सकता है कुछ लोग हों जिनको ना पता हो, अगर उनको नहीं पता है तो इसका मतलब उन्होंने कभी नापा नहीं है, यानी मजाक के तौर पे हम कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक। चलिए इसमें बताते हैं। देखो भैया जो प्रकाश की गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लेकिन 1 मिनट, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं, ठीक ना। तो ये 2 जीरो हैं भैया, ये ये यहाँ 8 थे, यहाँ 10 हो गए, तो ये 2 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब इसमें ए व बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रकाश की गति कितनी होती है, 10 यानी 3 × 10⁸, चाहे मीटर प्रति सेकंड कहो। अगर मीटर प्रति सेकंड कहोगे तो ये 8 तुमको बताना पड़ेगा। कितना बताना पड़ेगा, 8 ही बताना पड़ेगा। अगर तुम सेंटीमीटर में बात करोगे तो तुम यहाँ 10 बता सकते हो, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इतनी ही गति होती है किसकी, ये तो प्रकाश की हो गई भैया, और इतनी ही होती है किसकी, विद्युत की गति, ठीक ना। अगर तुमसे कोई पूछ ले, अगर यही क्वेश्चन होता कि यहाँ प्रकाश के स्थान पर लिखा होता है भैया विद्युत की गति कितनी होती है, तो यही ऑप्शन विद्युत की गति में भी सही हो जाते हैं। ये देखो बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है, ये क्या है, ये भैया प्रकाश भैया हैं, या फिर कह सकते हो ये विद्युत वाले भैया हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन दिए, इसमें फिगर देख लो सही से, बस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत ऊर्जा को में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किसमें परिवर्तित किया जा सकता है विद्युत ऊर्जा को, बताइए जरा किसमें परिवर्तित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि प्रकाश ऊर्जा में। क्या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, अगर हाँ किया जा सकता है तो बताइए कैसे, एग्जाम्पल बताइए। सेकंड ऑप्शन कहता है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में। क्या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदला जा सकता है। थर्ड ऑप्शन कहता है विद्युत रासायनिक ऊर्जा में। क्या विद्युत रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी में। तो देखो भैया विद्युत को किस में बदला जा सकता है, प्रकाश ऊर्जा में। कैसे, बल्ब लगाकर, बल्ब लगाते ना, बल्ब लगाकर, एलईडी लगाकर इसमें प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। ये देखो यहाँ देखो फिगर में देखो एलईडी जल रही ना, तो विद्युत ही है, विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है। सेकंड ऑप्शन कहता है विद्युत को चुंबकीय ऊर्जा में। देखो ये विद्युत का था, विद्युत को मैंने चुंबकीय ऊर्जा में बताया था कि नहीं बताया था, कैसे बताया था क्लास में। यहाँ हम एसी सप्लाई देंगे
एसी सप्लाई देंगे, इसमें जैसे विद्युत जाएगी तो ये ऑटोमेटिक यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, यानी चुंबक बन जाएगा, ठीक ना। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो विद्युत को हम चुंबकीय ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। फिर कहता है विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में, हाँ भैया हम जो बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी के अंदर क्या होता है, रसायन ही तो होता है, ठीक ना। तो विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पोटेंशियोमीटर, ये देखो भैया ये फिगर किसका बना हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर का है, पोटेंशियोमीटर का फिगर बना हुआ है, ठीक है। था पोटेंशियोमीटर का उपयोग प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी किस लिए पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, थोड़ा समझ के आंसर देना, ठीक नहीं। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जो पढ़ा होगा वो कर लेगा तुरंत, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, ये समझदारी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि पोटेंशियोमीटर का उपयोग प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, निश्चित प्रतिरोध का मान, यानी इसमें जो प्रतिरोध होता है, ठीक ना, इसमें जो पूरा प्रतिरोध होता है, इसमें घूमने वाला ये 3 लगे रहते हैं, ठीक ना, इससे घुमाकर अलग अलग कर सकते हैं, ठीक ना। ये जो प्रतिरोध होता है ये पूरे इक्वल प्रतिरोध होता है, क्या बराबर होता है, अभी यहाँ फिगर नीचे वाला दिखाते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कोई 2 प्रतिरोध का मान होता है, ये तो गलत हो गया। प्रतिरोध का मान विभिन्न चरणों में होता है, ये भी गलत होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है। चलो फिगर बना दिखाते थे, ये पोटेंशियोमीटर है, कहीं मिलेगा तो पहचान लेना, ठीक ना, कहीं मिलेगा तो क्या कर लेना, पहचान लेना। क्यों, क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार है। रिश्तेदार कैसे हुआ, तुम इलेक्ट्रीशियन हो ना, तो तुम्हारा रिश्तेदार है कि नहीं, तो पहचान लेना। ऐसा ना हो कि कहीं तुमको मिल जाए तुम इसको पहचान ही ना पाओ, ठीक ना। तो जाकर तुमको शिकायत करेगा कि ये लड़का हम ITI कर चुका फिर भी हमको पहचान नहीं रहा है, ठीक ना। ये देखो ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक ना, पोटेंशियोमीटर हो तो इसकी वर्किंग ऐसे होती है। ये जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, इसका मान अलग अलग जगह होता है, इसका मान सेम नहीं होता है, हर जगह अलग होता है, ठीक ना। जैसे हम ये इसको स्वीप करते हैं, घुमाते हैं, ये घुमाएंगे, जैसे ये घुमाएंगे वैसे ये मीटर इधर से उधर होता रहेगा, ठीक ना। इधर का रेजिस्टेंस मान लीजिए 5 है, इधर का रेजिस्टेंस 10 है, तो यहाँ कम करंट, यहाँ ज़्यादा करंट जाएगी, यहाँ करंट क्या हो जाएगी धीरे धीरे, यहाँ जैसे 5 करंट, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, ये ओम है। तो जब यहाँ करंट रहेगी तो करंट कम है, यानी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा होगी, इसलिए इसका प्रयोग एज ए स्विच के रूप में करते हैं। कौन सा स्विच के, जैसे फैन में यूज करते हैं ना, वैसे ही स्विच के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 25 आज के कौन सा यानी लास्ट क्वेश्चन है भैया, बहुत ध्यान से करना, यानी ये भी बताना कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है कि बता दूं, क्योंकि हो सकता है यहाँ कभी कभी हिंदी में लिख कर आ जाए तो तुम कहोगे ये क्या चीज़ है। तो देखो भैया हिंदी में इसको बोलते हैं परिड़ा मित्र, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में परिड़ा मित्र बोलते हैं, हिंदी में परिड़ा मित्र बोलते हैं। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में, अब तो सब लोग बता सकते हैं, इसको परिणामित्र बोलते हैं, ठीक। ट्रांसफार्मर के मतलब परिणामित्र के संबंध में कौन से कथन क्या हैं, सही कथन आपको बताने हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये केवल DC धारा पर ही काम करते हैं, कम नहीं काम करते हैं, ये केवल DC धारा पे काम करते हैं क्या ट्रांसफार्मर, नहीं भाई, ट्रांसफार्मर DC धारा पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। देखो यहाँ क्या कह रहा, नाम कह रहा है स्टेप अप, और यहाँ कहता है वोल्टेज कम करता है, नहीं भाई वोल्टेज कम नहीं करता, वोल्टेज को क्या करता बढ़ा देता है। सेकंड कहता है कि लोड हमेशा प्राइमरी बाइंडिंग पर रखा जाता है, इसमें 2 बाइंडिंग होती हैं, ठीक। ये ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिक सिंबल है, डायग्राम सर्किट डायग्राम वाला, ठीक ना। ये ट्रांसफार्मर इसमें प्राइमरी बाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, ठीक ना। तो जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है इसमें हम देते हैं सप्लाई, क्या देते हैं सप्लाई, ठीक ना। इधर लगाते हैं लोड, ठीक ना। तो लोड किस पे लगाते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग पे। ऑप्शन क्या कह रहा है, लोड हमेशा प्राइमरी बाइंडिंग पे रखा जाता है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे। लास्ट ऑप्शन यानी 4th नंबर ऑप्शन क्या कहता है, ये कहता है कि ये केवल AC में ही काम कर सकते हैं। हाँ भैया, ट्रांसफार्मर केवल और केवल AC पर ही काम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बताया DC पर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जल जाएंगे, ठीक ना।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ थोड़ा फिगर देख लो तुम, ये देखिए पावर स्टेशन यानी जहाँ विद्युत जनरेट की जाती है। ये देखो जनरेट के बाद क्या लगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी ये यहाँ तो वोल्टेज कम रहता है लेकिन ये वोल्टेज को क्या कर देता है भैया, बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाकर ये देखो ट्रांसमिशन लाइन हो गई। फिर यहाँ ट्रांसमिशन लाइन से क्या होता है, फिर यहाँ फैक्ट्री है तो फैक्ट्री को कम वोल्टेज चाहिए तो फिर यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा, यानी वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है। फिर फैक्ट्री हो गई, ठीक ना। फैक्ट्री के बाद फिर आगे जाता है, यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगा है, ये भी ट्रांसफार्मर क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ अपार्टमेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फिर आगे जाता है, आगे घर में जाएगा, घर से तुम जैसे देखा नहीं तुम्हारे गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक ना, जहाँ रहते हो वहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो ये क्या कहता है, वोल्टेज को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चन। कितने बताइए, 25 क्वेश्चन जो मैंने कलेक्शन किया। क्वेश्चन कैसे रहे, अच्छे रहे कि नहीं, कठिन तो नहीं रहे थे? अगर कठिन तो बता दीजिए कि हाँ सर जी कठिन क्वेश्चन आए थे, थोड़ा आसान बनाया करिए। देखो भैया हमारा मोटिव है सबसे पहले हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आसान बनाएंगे, ठीक ना। आज वाला बहुत आसान था, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर चलते रहेंगे। एकदम से कठिन तुमको नहीं देंगे, नहीं तुम बोरिंग हो जाओगे, कहोगे बहुत कठिन पेपर आता। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल इजी पेपर आता है ITI में, ठीक ना। तो हम बहुत आज शुरू किए आसान से, फिर धीरे धीरे ऐसे बनाते जाएंगे। फिर कभी कभी थोड़ा थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कठिन वाले डाल देंगे ताकि तुमको याद हो जाए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो, ठीक ना। फिर आगे क्या है, और थोड़ा यहाँ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं भैया। ये क्वेश्चन के बारे में कोई बता सकता है क्या? ये क्वेश्चन कहता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फ्यूज और स्विच किस वायर में बांधे जाते हैं, यानी फ्यूज और स्विच जो वायर होता है ना, 2 होते हैं, एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए जरा, फेस, दूसरे को बोलते हैं न्यूट्रल। 2 तार होते हैं कि नहीं सिंगल फेस वाले में, एक को बोलते हैं फेस, एक को बोलते हैं न्यूट्रल। तो जो फ्यूज होता है और जो स्विच होता है उसको फेस पर बांधते हैं कि न्यूट्रल पे, इसका जवाब तुमको कमेंट बॉक्स में देना है, सबको देना है जिसको पता है। सेकंड ऑप्शन कहता है LED का पूरा नाम, ये आई नहीं बना हुआ है, ये LED है, LED। LED का पूरा नाम, आजकल LED चल रही नहीं, LED TV आती है, LED LCD आती है, LED लाइट आती, ठीक ना। तो इसका पूरा नाम बताना है LED का। सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, अभी क्वेश्चन में बता चुके हैं। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब तुरंत दीजिए। फिर कहता है भारत में AC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, यानी जो तुम्हारे घर में करंट आती है ना, बिजली आती है AC, उसकी फ्रिक्वेंसी कितने हर्ट्ज होती है, फ्रिक्वेंसी बताना है भारत में कितने हर्ट्ज होती है, इसका जवाब भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में ही देना है। तो देखो यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन तुमको दिए हैं कमेंट बॉक्स में, अगर तुमको किसी का इसका जवाब नहीं पता होगा तो घर पे जाकर पढ़ लेना या गूगल को सर्च करके पढ़ लेना, ठीक ना। और हाँ क्या करना भैया, वही काम, लाइक भैया ज़रूर कर देना चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। और जो वीडियो है ना इसको अपने दोस्तों के बीच, जो भी तुम्हारे साथ दोस्त ITI कर रहे हों, ठीक ना, उनको भेज देना कि वो भी इसका फ़ायदा उठा लें, वो भी देख लें और ITI अच्छे से पास हो जाएं। और भैया अगर नए हो तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना, ताकि चैनल हमारा और लोगों के आसपास पहुँचने लगे, यानी और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, वो भी क्या पढ़ने लगें, ठीक। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और देखो अपना कॉलेज है, ये देखो ये भैया अपना कॉलेज, एक लाइक तो अपने कॉलेज के लिए तो बनता है कि नहीं। अपने कॉलेज को प्यारा से लिख कमेंट कर दीजिए, अपने कॉलेज के लिए कैसा कॉलेज है कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलो ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।